हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा कर लाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, बिहार की श्रृंखला को हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरू किया है ना, और बिहार का रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है एक तरह से। तो हम लोग बिहार की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए बिहार में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और पीछे मैंने बिहार की मिट्टी, बिहार का भौगोलिक परिचय, ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा, पिछले क्लासेस को नहीं देखा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, चाहे झारखंड सीरीज का हो, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का हो, या तो फिर बिहार सीरीज का हो, वो सारा लिंक दिया हुआ है। आप जाकर पढ़ें और बहुत बेहतर तरीके से याद करें और बहुत बेहतर तरीके से अपना नोट्स बनाएं। आइए आज हम जानेंगे बिहार की नदियों के बारे में, और बड़ा बेहतर तरीके से जानेंगे, मैप से जानेंगे, ताकि आपको अच्छा से ये दिमाग में घुस जाए। और ये पूरे बीपीएससी ओरिएंटेड है, क्योंकि बीपीएससी आने वाले समय में होने वाले हैं। निम्न स्तर के एग्जाम्स के लिए भी है। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से आपके क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं ना के बराबर है ना। आइए जानते हैं बिहार की नदियों से पहले चर्चा करते हैं। तो खैर ये लिखा गया है, एक डाटा लिखा गया है, लेकिन हम मैप पर समझेंगे कि किस प्रकार से होगा बिहार की नदियों का, किस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं बिहार के नदियों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार के प्रमुख नदियों में, या प्रमुख नदी में मुख्य नदी एक तरह से बोल दें, तो बिहार के मुख्य नदियों में सबसे पहला जो नाम आएगा दोस्तों, वो गंगा का आएगा, है ना। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा मान लीजिए इधर से निकलती है, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश से आके मिलती है, ऐसे इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से, है ना, और चली जाती है। अगर हम गंगा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, लाल पेन से मैंने इसीलिए गंगा को बनाया है कि गंगा के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले, तो गंगा बिहार के बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। एक तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से बिहार के बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है, और चौसा से प्रवेश करके कटिहार से पुनः फिर किस में प्रवेश कर जाती है, बंगाल में प्रवेश कर जाती है कटिहार से। अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि इस दौरान बिहार में कुल 445 किलोमीटर गंगा चलती है। कितनी? 445 किलोमीटर गंगा चलती है बिहार में। बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसका आपको नोट्स बनाते चलना है और बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करते चलना है। 445 किलोमीटर। अगर बात करें कि बिहार के कितने जिलों से गंगा गुजरती है, तो लगभग बिहार के 12 जिलों से गंगा गुजरती है, और 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरने के बाद गंगा पुनः किस में चली जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में अपना वितरिका का निर्माण करती है ना। अगर गंगा की फिर से हम चर्चा करें, तो गंगा के बारे में आप देखिएगा कि गंगा जिस हिसाब से बिहार से गुजर रही है, उस हिसाब से बिहार के ये मैदानी भाग को, एक तरह से गंगा का मैदानी भाग ही इसको कहा जाएगा, या बिहार को पूरे 2 बराबर भागों में लगभग बांट देती है। और उस ऊपर वाला को कहेंगे हम लोग उत्तरी बिहार, और नीचे वाला को कहेंगे दक्षिणी बिहार, है ना। कभी कभी मैं चर्चा करते समय इस चीज़ की चर्चा भी करूँगा कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का अगर बात करूँगा, तो आपको समझना चाहिए कि गंगा जिस प्रकार से बिहार को 12 जिलों में काटते हुए 2 भागों में बांटी है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में बांटी है। उस उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के लहजे से हम लोग नदियों को पढ़ेंगे, और किस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में आ सके। आइए जानते हैं हम लोग कि गंगा की सहायक नदियों का अगर बात करें जो बिहार में बहती है मूल रूप से, तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कि गंगा के बारे में तो हम लोग चर्चा किए कि 445 किलोमीटर ये यहाँ गुजरती है बिहार से। इसके अलावा बक्सर के चौसा से घुसती है, और उसके बाद फिर कटिहार से निकल जाती है बिहार से। 12 जिलों में कुल गंगा बहती है। गंगा का कुल लंबाई बिहार में कितना है? 445। अगर भारत का भूगोल आप पढ़िएगा तो लगभग 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कहीं कहीं 2510 भी देता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है ना, ऑप्शन आएगा, उस हिसाब से आपको टिक लगाना है। जहाँ 2510 दिया हुआ रहेगा गंगा की कुल लंबाई, 2510 आप कीजिएगा। जहाँ दिया हुआ रहेगा 2525 कीजिएगा। गंगा का अगर उद्गम स्थान देखें तो उत्तराखंड के गंगोत्री से ये निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और आप जानते ही हैं कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है बांग्लादेश के थ्रू। आप जानते हैं बेहतर तरीके से इसको। आइए जानते हैं अब हम बिहार के संदर्भों में नदियों की चर्चा करें। तो सबसे पहले देखिए कि उत्तर बिहार में बहने वाली कुछ नदियां हैं,
और कुछ दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियाँ हैं। सभी का मुहाना जो बनता है दोस्तों, या सभी जाकर मिलती हैं, वो गंगा में जाकर मिलती है। और बड़ा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपके, आप जानिएगा। अगर उत्तर बिहार की नदियों की कुछ विशेषता की चर्चा करें और दक्षिण बिहार के कंपेयर में इन विशेषताओं की चर्चा करें, तो उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो हिमालयी नदियाँ हैं। बेसिकली आप देखिएगा कि इधर का इलाका फिर नेपाल पड़ जाता है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, नेपाल का इलाका है उत्तर बिहार में, ठीक है, नेपाल का इलाका हिमालयी नदियाँ हैं। जितनी भी नदियाँ निकलेंगी वो लगभग हिमालय से निकल कर आएंगी। और आप ये भली भांति जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ दोस्तों, एक तो जलराशि इनमें बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा वेग इनमें ज़्यादा होता है ना। यही कारण है कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में बराबर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। बाढ़ आने की संभावना उत्तर बिहार में ही बनी रहती है। लेकिन दक्षिण बिहार का अगर बात करेंगे तो दक्षिण बिहार में जो नदियां हैं वो पठारी भाग से निकलेंगी, या दक्षिण बिहार की नदियां इनको कहे जाएगी, या तो फिर प्रायद्वीपीय नदियां इनको कही जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के दक्षिण में झारखंड का छोटा नागपुर पठार है, और पठारी नदियों में ज़्यादा जलराशि नहीं होती है, ज़्यादा जल की मात्रा नहीं होती है पठारी नदियों में, और इसी कारण से पठारी नदियों में ज़्यादा ना जल होगा ना तीव्रता होगी, इसलिए इधर बाढ़ आने का खतरा बड़ा कम होता है, इधर ज़्यादा बाढ़ आने का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर बिहार की नदियों का, तो इनकी जलराशियाँ भी अधिक होती है, हिमालय से चूँकि निकल कर आती है, इसलिए ये हिमालयी नदियाँ ज़्यादा जलराशि लेकर आती है, ज़्यादा तीव्र गति में आती है, इसलिए बाढ़ का कारण कभी कभी ये बनती हैं और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाढ़ मुख्य रूप से किस बिहार की विशेषता है, तो उत्तर बिहार की विशेषता है ना। अब आइए हम जानते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ जो मुख्य रूप से हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालय से निकल कर आती है। आप मैप पर ध्यान दें और बहुत बेहतर तरीके से इसका चर्चा करें और अच्छा से इसको जानें। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है, उत्तर प्रदेश से एक तरह से निकल कर आती है, नेपाल के इलाके से निकल कर आती है, और ऐसे ऐसे बहते हुए बहते हुए बहते हुए बहते हुए यहाँ पर आके गंगा से मिल जाती है ना। इस नदी का नाम है घाघरा। देखिए अभी 3 ऐसी नदियां मैं बताऊंगा जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ साथ बहती है। वो तीनों नदियों को आप याद रखिएगा। एक तो आप देख रहे हैं घाघरा नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा के साथ बह रही है, यही घाघरा नदी है। घाघरा नदी आकर कहाँ मिलती है दोस्तों, तो छपरा में, है ना। आप एक बार मैप को अच्छा से देख लें और मैप में कौन सा जिला कहाँ है इसकी चर्चा आप करें ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। एक बार आप मैप ला के रखें घर में अपने और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो नदी है ये घाघरा नदी मध्य हिमालय के नेपाल क्षेत्र से निकलती है, और नेपाल क्षेत्र से निकलने के बाद ये बिहार में आती है, बिहार में बहते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग सीमा पर बहती है ये, और बहते हुए छपरा में अपना मुहाना बनाती है और गंगा नदी में गिर जाती है ना। ये याद रखिएगा घाघरा को ही सरयू नदी भी कहा गया है दोस्तों। इसी सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या बसा हुआ है, हमारा अयोध्या बसा हुआ है, भगवान राम की नगरी बसी हुई है ना। सरयू नदी के तट पर घाघरा को ही सरयू कहा गया है, सरयू कोई दूसरा नदी नहीं है। आप याद रख सकते हैं, बिहार में अगर मैं भी घाघरा ना दे ऑप्शन में तो सरयू दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूसरी नदी का अगर बात करें तो दूसरी नदी का अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए ये जो है ये नदी भी लगभग बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साथ बहती है, और इस नदी का नाम है गंडक नदी, है ना। ये भी मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है। देखिए यहाँ पर मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है यहाँ पर, और ये कौन सी नदी हो गई, गंडक नदी है। गंडक नदी जो हुई वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ साथ बहते हुए, चूँकि हिमालयी नदियाँ हैं हिमालय से ही निकलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं नामपा श्रेणी, यहाँ घाघरा के बारे में मैंने बताया, ठीक है। शायद उसमें मध्य हिमालय का क्षेत्र बोल दिया क्योंकि मध्य हिमालय के क्षेत्र से ही निकलती है। तो खैर मध्य हिमालय का एक विशेष क्षेत्र का नाम है नामपा श्रेणी, जहाँ से घाघरा निकलती है और आती है बिहार में छपरा में मिल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें गंडक का, तो गंडक मध्य हिमालय नेपाल से निकल करके, और ये भी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, और आ करके मिलेगी कहाँ, तो आ करके ये मिलती है पहलेजा घाट में दोस्तों।
याद रखिएगा। किस स्थान पर? पहलेजा घाट में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंडक कहाँ मिलती है? पहलेजा घाट में आकर मिलती है और ये गंगा नदी से मिल जाती है पहलेजा घाट में। गंडक के देखिए अन्य नाम भी हैं। गंडक को शालिग्राम नदी, नारायणी नदी या गंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों शालिग्राम, क्यों नारायणी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसके पीछे बड़ा किंवदंती है एक तरह से, कि कहा जाता है कि इसी गंडक नदी में शालिग्राम का पत्थर प्राप्त होता है, जो मूल रूप से भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम का पत्थर इसी नदी में प्राप्त होता है, इसलिए इसको शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। नेपाल के इलाके में यहाँ पर गंडक कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक नदी निकलती है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से, और सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से निकलने के बाद गंगा में आकर मिल जाती है मुंगेर में। यहाँ पर मुंगेर का इलाका है, गंगा में आकर मुंगेर में मिल जाती है, और मुंगेर में आकर जो नदी मिलती है इसको बूढ़ी गंडक हम लोग कहते हैं। बूढ़ी गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक याद रखना, ठीक है। बूढ़ी गंडक आके मिलती है। अब अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ से सप्तकौशिकी क्षेत्र से, नेपाल के सप्तकौशिकी क्षेत्र से एक नदी निकलती है, पूर्णिया वगैरह होते हुए ये आ करके और गंगा में पूर्णिया के निकट मिल जाती है। इसका नाम है कोसी, इसका नाम है कोसी क्षेत्र, कोसी नदी है। कोसी के देखिए बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच में भी बहुत सारी नदियां हैं जो कोसी की सहायक है, जिसमें से आपको कुछ कुछ नदियां मिलेंगी, जैसे कमला नदी कोसी में आकर मिलती है, गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है। बागमती नदी हो जाएगी, कोसी में आकर मिलती है, गंगा में नहीं मिलती है, ठीक है। कमला नदी हो गया, बागमती नदी, बागमती नदी ये कोसी की सहायक है, गंगा की सहायक नहीं है। जबकि कोसी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ये आपके यहाँ से सप्तकौशिकी क्षेत्र से निकल करके और कहाँ पर आकर मिलती है? बिहार के पूर्णिया नामक स्थान पर मिल जाती है, गंगा में आकर मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर से एक नदी निकलेगी, महाभारत श्रेणी से एक नदी निकलेगी, और महाभारत श्रेणी से नदी निकलने के बाद यहाँ गंगा में कटिहार के समीप ये क्या हो जाएगी? मिल जाएगी गंगा से, और इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा, और महानंदा दोस्तों बिहार का सबसे पूर्वी नदी है, या तो आप बोल दे कि गंगा की सबसे पूर्वी नदी है। एक तरह से गंगा का सबसे पूर्व का नदी है, सहायक नदी है, जो मिलती है गंगा में किस स्थान पर? लगभग कटिहार नामक स्थान पर मिलती है, क्योंकि कटिहार के बाद ही गंगा कहाँ प्रवेश कर जाएगी? आपके पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। आशा करते हैं कि ये मैप आपको समझ में आया होगा, और भी जो विशेष चीज़ें चर्चा करनी है मैप को बताने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे इसको। आइए अब जानते हैं थोड़ा सा इन नदियों के बारे में। ये तो हम लोग उत्तर बिहार की नदियों के बारे में चर्चा किया थोड़ा सा मैपिंग से। अगर हम बात करें कि दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो दक्षिणी बिहार की नदियों में सबसे पहली जो नदी आती है वो एक तरह से इधर से एक नदी आती है, सब लगभग छोटनागपुर के पठार या अमरकंटक की चोटी से वगैरह से निकलेंगे, विंध्याचल पर्वत से निकलेंगे और आकर गंगा में मिलेंगे, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ बहते हुए, याद रखिएगा अभी तक मैंने दो आपको ऐसे प्रश्न बताए, दो ऐसे क्वेश्चन बताए जिसका ये कर्मनाशा की अगर बात करें दोस्तों, तो कर्मनाशा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ साथ बहते हुए ये जाकर मिल जाती है गंगा में, ठीक है। गंगा में मिल जाती है चौसा में। हम आपको बताए कि लगभग गंगा एक तरह से चौसा से ही घुसती है बिहार में, और कर्मनाशा चौसा में ही जाके, जैसे ही गंगा घुसी वैसा ही कर्मनाशा यहाँ पर जाके मिल जाती है। सभी नदियों की विशेषताओं की चर्चा भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग मैप में देख रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आगे अगर बात करें सोन नदी की, है ना, सोन नदी की बात करें तो एक नदी यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से निकलती है, और सोन नदी जाकर के और इस स्थान पर मिल जाती है आपके दानापुर में मिलती है। दानापुर, पटना के दानापुर में मिलती है सोन नदी। सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और सोन नदी एक तरह से दानापुर में जाके मिल जाती है। और दानापुर देखिए यहाँ पर, ये दानापुर पटना का और ये पहलेजा घाट पटना का,
और बीच में मूल पटना स्थित है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि पटना किन दो नदियों के बीच में स्थित है या किन दो नदियों के मुहाने के बीच में स्थित है, तो सोन और गंडक के मुहाने के बीच में स्थित है। बहुत बेहतर तरीका से आपको ध्यान देते चलना है और उसका नोट्स बनाते चलना है। सोन का अगर बात करें, सारी विशेषताओं को हम चर्चा बाद में करेंगे। अब आइए, एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटनागपुर के पठारी भाग से निकलती है और पुनपुन नदी आकर के और फतुहा में मिलती है ना। कहाँ पर मिलती है? फतुहा में मिलती है गंगा नदी से। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए थे कि पुनपुन नदी निकलती है और निकल करके पटना के किस स्थान पर मिलती है, किससे? आपके गंगा नदी से, तो फतुहा में मिलती है। ठीक है, बात करें फल्गु का, तो फल्गु भी निकलती है छोटनागपुर पठार क्षेत्र से और आकर गंगा के टाल क्षेत्र में मिल जाती है। गंगा का टाल क्षेत्र मैंने बताया था कि बिहार की जो भूमि है वो लगभग उत्तर और दक्षिण की तरफ, मतलब कि एक तरह से इस तरह से झुकी हुई है। तो जो भी नदियाँ इधर से निकलती है दक्षिणी भाग से, जो भी नदियाँ उत्तरी भाग से निकलती है, वो सारी की सारी नदियाँ जाके किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। इन दोनों का ढाल गंगा की तरफ है और जो ढाल बना हुआ है गंगा का, उसी को टाल क्षेत्र बोलते हैं और पुनपुन नदियाँ यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे अजय बोल रहे हैं, किऊल नदी। किऊल नदी है, ये भी जाके गंगा में मिलती है। जैसे अजय नदी है, ये भी जाके गंगा में मिलती है। तो एक प्रकार से ये नदियाँ दोस्तों मिलती है आपकी गंगा में जा करके। तो यहाँ से एक बार नामांकन इसका कर लेते हैं कि ये कौन सी नदी थी, तो कर्मनासा। आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके और इसका मैप को बनाएं। कर्मनासा, ये सोन नदी, ये पुनपुन नदी, ये फल्गु नदी, और ये मैंने बताया किऊल। हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। किऊल, अजय नदी, है ना। लगभग ये नदियाँ जो हैं वो गंगा में दक्षिण बिहार की तरफ से आकर मिलती है, पठारी भाग से मिलती है। ये पठारी नदियाँ हैं, इनसे बाढ़ का उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता है क्योंकि ये गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, ठंडे के दिनों में इनका जल स्तर कम हो जाता है एक तरह से, है ना। तो बरसाती नदियाँ हैं एक तरह से ये, और जो आकर गंगा में मिलती है। अब देखिए, इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया, यहाँ चार्ट में भी है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही मिलेगा कि गंगा में किस स्थान पर ये मिलती है। तो एक बार आइए इस चार्ट को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो नदियों में देखिए, गंगा है, गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गंडक मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है, पहलेजा घाट में अपना मुहाना बनाती है। घाघरा नामपा श्रेणी से निकलती है, छपरा में अपना मुहाना बनाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, मुंगेर में अपना मुहाना बनाती है। कोसी सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है, पूर्णिया में अपना मुहाना बनाती है। महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलेगी, कटिहार में अपना मुहाना बनाएगी। सोन अमरकंटक से निकलेगी, दानापुर पटना में अपना मुहाना बनाएगी। कर्मनासा, और हाँ, सोन और गंडक के बीच में ही लगभग आपका पटना स्थित है, ये मैंने बताया। कर्मनासा विंध्याचल पहाड़ी से निकलेगी, चौसा में अपना मुहाना बनाएगी। पुनपुन पठारी भाग से निकलती है, फतुहा में अपना मुहाना बनाती है। फल्गु छोटनागपुर पठार से निकलती है, गंगा में अपना टाल क्षेत्र में मुहाना बनाती है। उसके बाद किऊल हो गया, अजय हो गया, ये भी टाल क्षेत्र में अपना मुहाना बनाते हैं। आपको बेहतरीन तरीका से इसको ध्यान में रखना है। अब ये सभी नदियों की कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगर घाघरा या सरयू का बात करें तो पहला विशेषता तो इसका यही है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में बहती है। आप लिखते चल जाइएगा वीडियो को रोक रोक कर। दूसरा, घाघरा को ही सरयू के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के तट पर ही कौन सा है, एक तरह से आपका अयोध्या स्थित है, छपरा में आकर मिल जाती है, आप जानते हैं। गंडक, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है। गंडक को शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि शालिग्राम जो होता है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, वो इसी नदी में पाया जाता है। बूढ़ी गंडक का बात करें दोस्तों, तो बूढ़ी गंडक आपके देख ही रहे हैं कि बूढ़ी गंडक जो है वो एक तरह से मुंगेर के क्षेत्र में आकर मिलती है और मुंगेर के क्षेत्र में गंगा से मिल जाती है। बस बूढ़ी गंडक से उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, बागमती और कमला जो है वो कोसी के सहायक है, गंगा के सहायक नहीं है। लेकिन कोसी की चर्चा करें तो पूर्णिया में गंगा से मिलती है, सप्तकोशिकी क्षेत्र से निकलती है। कोसी से अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोसी देखिए विभीषिका लाने के लिए, प्रचंड बाढ़ लाने के लिए फेमस है और उत्तर बिहार की सभी नदियों में गंगा की जो सहायक है उनमें सबसे ज़्यादा लंबी नदी यही है दोस्तों। कोसी की जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है।
वो कितना है 120 किलोमीटर है। कोसी की लंबाई कितना है 120 किलोमीटर है। और इसीलिए ये उत्तर बिहार की नदियों में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है जो गंगा की सहायक है ना। ये विभीषिका लाने के लिए प्रसिद्ध है, प्रचंड बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जलराशि अत्यधिक होती है इन नदियों में, और उसके बाद आपका जो अवसाद लाते हैं वो उन अवसादों के कारण ये रास्ता बदलती है और एक तरह से बाढ़ बहुत खतरनाक तरीके से लाती है। इसलिए कभी कभी होता क्या है कि पूर्णिया जैसे इलाका में, कटिहार जैसे इलाका में, मधुबनी सुपौल जैसे इलाका में ये इलाके कोसी के प्रकोप को झेल नहीं पाते और पूरा बाढ़ में आ गए, पूरा खतरनाक बाढ़ आता है। यहाँ पर आदमी रात में सुता हुआ है एकदम लालटेन और लिट्टी चोखा लेकर के, भोरे देख रहा है कि गंगा नदी में अपना तैर रहा है ना, खटी में तैर रहा है पूरा का पूरा, है ना। तो ये कोसी का चीज़ है, याद रखना है आपको कि उत्तर बिहार की सभी सहायक नदियों में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कोसी ही है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा, आप जानते हैं कि महानंदा बिहार बोल रहे गंगा का सबसे पूर्वी सहायक नदी है, जो कटिहार में आकर के और बिहार यहाँ मिल जाता है गंगा से, आप जानते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन गंडक से भी पूछ सकता है कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जिला पश्चिमी चंपारण का जिला है, यहाँ पर वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया है गंडक के प्रकोप को रोकने के लिए, गंडक के बाढ़ को रोकने के लिए। अब गंडक से उतना ज़्यादा खतरा बिहार को नहीं होता है। यहाँ पर वाल्मीकि नगर बैराज बनाया गया, महिषालोटन वाल्मीकि नगर बैराज कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम वाल्मीकि नगर पड़ा। आइए जानते हैं कर्मनाशा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। गंगा के बारे में तो चर्चा मैंने पहले भी कर दिया है। कर्मनाशा के बारे में देखिए, इसका दो महत्व बड़ा है। कर्मनाशा को अपवित्र नदी माना जाता है, कर्मनाशा को अपवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मनाशा एक प्रकार की ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से सारे कर्मों का नाश हो जाता है। समझिए, गंगा में स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है, और कर्मनाशा में स्नान कीजिएगा तो जितना पुण्य कर्म किए हैं आप वो सब नाश हो जाएगा। अगर आपको पापी बनना है तो गंगा कर्मनाशा में स्नान कीजिए, पुण्य आत्मा बनना है तो गंगा में स्नान कीजिए। सबका अपना अलग अलग कोटा है, जिस नदी में आपका इच्छा करे आप स्नान कीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्मनाशा का अगर बात करें तो अपवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और इसमें स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि कर्मों का नाश होता है, पुण्य कर्मों का नाश होता है, और ये चौसा नामक स्थान पर मिल जाती है। इसके अलावा इसका दूसरा ऐतिहासिक मान्यता है कि जब चौसा का युद्ध हो रहा था, चौसा का युद्ध 1539 की बात बता रहे हैं, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी में हुआ, और हुमायूं और शेरशाह सूरी में हुआ तो उसी समय हुमायूं अपना जान बचाने के लिए इसी कर्मनाशा नदी में कूद गया। वहाँ से निजाम बेस्ती नामक एक नाविक बचाया इसको कर्मनाशा नदी में डूबने से, और उसके बाद बचाया तो हुमायूं बड़ा खुश हुआ। एक दिन का बादशाहत सौंप दिया था निजाम बेस्ती को इसने। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खैर ये इतिहास का चीज़ है, यहाँ नहीं। सोन नदी का अगर बात करें दोस्तों, तो सोन नदी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दानापुर में आकर पटना से मिल जाती है और गंगा से मिल जाती है। सोन नदी के बारे में एक बड़ा बेहतरीन चर्चा यहाँ पर करने के लिए मिलेगा आपको कि सबसे पहले बिहार की अगर किसी नदी पर कोई बांध बनाया गया, कोई बैराज बनाया गया, तो सबसे प्राचीन बैराज इसी पर बनाया गया 1874 में, अंग्रेजों के शासनकाल में ही, जिसको डिहरी ऑन सोन प्रोजेक्ट के नाम से आप जानते हैं। डिहरी ऑन सोन में जो बांध बनी हुई है वो बेसिकली 1874 में अंग्रेजों के समय में ही बनाया गया था दोस्तों, है ना। सोन नदी पर ही बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, इसको आपको याद रखना है। फिर परियोजना वगैरह पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे ही, ठीक है। उसकी बात करें अगर पुनपुन का, तो पुनपुन फतुहा में आकर मिल जाती है, उतना महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं यहाँ से। हाँ, सोन से एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि पूरे दक्षिण बिहार की अगर बात करें, दक्षिण बिहार या प्रायद्वीपीय नदियों में, तो सबसे लंबी सहायक बिहार में जो बहती है गंगा नदी की, वो 760 किलोमीटर की है सोन नदी, और सोन नदी ही बहकर आती है और गंगा में मिलती है ना। अगर पूरे बिहार की नदियों में बात करें कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो सोन गंगा की। अगर उत्तर बिहार में बात करें तो कोसी 120 किलोमीटर, दक्षिण बिहार में बात करें तो सोन 760 किलोमीटर। आपको बेहतरीन तरीका से ध्यान में रखना। पुनपुन से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो फतुहा में। फल्गु आप जानते ही हैं कि इसी के नदी के तट पर हमारा गया बसा हुआ है, पिंडदान वगैरह माता सीता से इनका कहानी जुड़ा हुआ है। फल्गु का श्रापित नदी एक तरह से मानी जाती है, लेकिन फिर भी पवित्र है क्योंकि भगवान विष्णु का चरण पड़ा वहाँ, नारायण का चरण पड़ा। किउल नदी, अजय नदी, इन सभी पर भी परियोजनाओं का। दोस्तों, कई नहरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिहार में
बड़ी बड़ी उत्पात मचाने वाली नदियों पर जो नहर बनाए गए और नहरों की संरचना की गई कि एक तरह से ये सिंचाई में सहायक हो जाएंगे, जो बाढ़ आते बाढ़ से भी बचेगा आदमी। तो कई नहरों से 63वां 64वां 65वां बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि त्रिवेणी नहर, एक तो देखिए कि सोन नदी पर नहर है ना, और इन नदियों पर उतना महत्वपूर्ण नहर नहीं बनाए जाते क्योंकि उतना जलराशि नहीं रहता। हाँ, सोन पर बनाया गया जो सोन नहर के नाम से ही जाना जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। एक वाल्मीकि नगर बैराज हम आपको बताएं जो गंडक नदी पर है, यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में, आप देख लिए वहाँ पर। उसके बाद देखिए त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर, बिहार की नहरों की चर्चा कर रहे हैं हम। तिरहुत नहर गंडक नदी पर, सारण नहर गंडक नदी पर, तेऊर नहर गंडक नदी पर, ये 4 महत्वपूर्ण नहरें गंडक नदी पर हैं। और कोसी नदी पर मूल रूप से 3 नहरें हैं, और वो 3 नहरें कौन कौन सी हैं, आइए यहाँ से 3 नहरों का बात करें कि देखिए एक नहर यहाँ से निकाला गया जो राजपुर नहर है, आपको याद रखना है। कौन सा नहर? राजपुर नहर जो है वो आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें कि एक नहर निकाला गया जिसको पूर्वी कोसी नहर कहा गया, और एक नहर निकाला गया जिसको पश्चिमी कोसी नहर कहा गया। तो मैं नहीं समझता कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पूर्वी कोसी नहर या पश्चिमी कोसी नहर अगर बोल देगा आदमी को तो जाहिर सा बात है कि किस नदी पर है, ये तो आदमी बता ही देगा कि पूर्वी कोसी नहर कोसी पर है, पश्चिमी कोसी कोसी पर है। तो खैर अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा ये 5 नहरों को आपको याद कर लेना है, अच्छा से ध्यान में रख के नोट्स बनाना है इसका दोस्तों। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर, तिरहुत नहर गंडक पर, सारण गंडक पर, तेऊर नहर गंडक पर, और राजपुर नहर है ना कोसी नदी पर। ये आपको बेहतरीन तरीका से याद रखना है। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम लोगों ने आज समाप्त किया बिहार की नदियों को लेकर के, और आशा करते हैं कि आप बिहार की नदियों को अच्छा से समझे होंगे और अच्छा से नोट्स बनाए होंगे, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।